मूल वर्णों के रूप में प्राप्त होता है। अनुस्वार और अनुनासिक को मिला देंगे तो 32 वर्णों के साथ ये अनुस्वार और अनुनासिक को जोड़ेंगे तो 34 वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ी में कुल 42 वर्ण ध्वनियां प्राप्त होती हैं। इसका हम सारांश देखेंगे तो कुल जो ध्वनियां हैं छत्तीसगढ़ में 42 हैं। 30 व्यंजन ध्वनि हैं और 8 स्वर हैं और 2 संधि स्वर हैं। इस प्रकार से 42 वर्ण छत्तीसगढ़ी में प्राप्त होते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा से उत्पन्न जो छत्तीसगढ़ी है उसमें बहुत सारे वर्ण प्राकृत भाषा में विलुप्त हो गए थे मूल संस्कृत से, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में भी प्राकृत, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ी में जो वर्ण लिए गए हैं वो डायरेक्ट संस्कृत से न लेकर के अर्धमागधी से के माध्यम से इनका विकास हमको देखने को मिलता है। तो ये छत्तीसगढ़ी ध्वनि व्यवस्था है। तो इन छत्तीसगढ़ी ध्वनियों में जो वर्ण परिवर्तन होते हैं वो किस तरीके से इन वर्णों में परिवर्तन होता है उनको हम देखेंगे। जो संबंध है छत्तीसगढ़ी और संस्कृत का, वो किस तरीके से वो संबंध हमको मिलेगा। प्रख्यात भाषाविद प्राकृत भाषाओं का व्याकरण जिन्होंने लिखा, जो बोलियां हैं उनमें री, लृ, ऐ, औ तथा श नहीं होते। केवल मागधी भाषा में कहीं कहीं श का प्रयोग दिखता है। मागधी में तिष्ठति का चिष्ठति प्रयोग हुआ है। दरअसल ये मूर्धन्य श है, न कि तालव्य श। तो इनका प्रयोग जो है प्राकृत भाषाओं में नहीं मिलता है। अधिकांश प्राकृतों में रे, ण, य और श का प्रयोग भी नहीं मिलता। तो ये पिशेल का मत है। अर्थात मूल संस्कृत से प्राकृत भाषा में आते हुए वे लुप्त हो गए और छत्तीसगढ़ी में भी इन वर्णों का प्रयोग प्राप्त नहीं होता है। स्वरों की तुलना हम देखें संस्कृत, अर्धमागधी और छत्तीसगढ़ी में, तो ह्रस्व स्वर संस्कृत में देखेंगे तो अ, ई, उ, री, लृ। अर्धमागधी में अ, ई, उ, री और लृ नहीं है, उनकी जगह ए और ओ है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी में भी हम देखते हैं तो अ, ई, उ की जगह अ, ई, उ और री और लृ की जगह ए और ओ स्वर हैं, क्योंकि री और लृ छत्तीसगढ़ी और अर्धमागधी दोनों में विलुप्त हो। दीर्घ स्वरों को देखते हैं तो संस्कृत में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर हैं और अर्धमागधी में आ, ई, उ, ए, ओ ये दीर्घ स्वर हैं। छत्तीसगढ़ी में भी आ, ई, उ, ए, ओ ये 4 दीर्घ स्वर हैं। तो छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी और छत्तीसगढ़ी दोनों में हम इनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें समान वर्ण दिख रहे हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर अर्धमागधी और छत्तीसगढ़ी इन दोनों में समान है। तो यहाँ पे अर्धमागधी को मैंने इसलिए रखा है, वैसे तो छत्तीसगढ़ी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है विषय, परंतु अर्धमागधी को मैंने इसलिए रखा है ताकि उसका जो विकास क्रम है उसको समझने में हमें आसानी हो। इसके बाद हम जो री वर्ण, तो किसी न किसी रूप में उसका परिवर्तन होता है। तो किन किन रूपों में जो है री का परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, उसका मैंने यहाँ कुछ कुछ उदाहरण दिया है। गृह शब्द है संस्कृत में, इसको हम घर बोलते हैं। मृत्तिका शब्द है माटी, आ के रूप में परिवर्तन हो गया है। वर्धते बाढ़ते बोलते हैं। पृथ्वी पृथ्वी, वृथा बिरथा, गृध्र गिधवा, हृदय हृदय, वृश्चिक बिछी। आ के रूप में परिवर्तन कृष्णा कृष्णा, अमृत अमृत, ई के रूप में परिवर्तन है ये। तृष्णा तृष्णा, यहाँ पे ई के रूप में परिवर्तन है।
ये जो है आ नहीं है, ई होना चाहिए, ई के स्थान पर होगा। श्रृंग है सिंग, भ्रातृ भाई, जामात्री जमाई, मातृ माई, ननांद्री नंदोई। और री का उ ए और उ ह्रस्व उ दीर्घ उ और ए के रूप में भी परिवर्तन जो है देखने को मिलता है। वृद्ध बूढ़ा शब्द या बुढ़वा शब्द जो है वो री का उ हो गया है। श्रृणोती री, वहां भी री का उ सुनते। वृक्ष प्रसिद्ध शब्द है जिसको हम रुख बोलते हैं। अर्धमागधी में भी वृक्ष को रुख ही बोला जाता है, जो कि वहीं से मैं समझता हूँ वहीं से ही डायरेक्ट लिया गया है, अर्धमागधी से। पृच्छति पूछते, ऋतु ऋतु, ऋग्वेद ऋग्वेद, ऋषि ऋषि, ऋण ऋण। इस तरीके से छत्तीसगढ़ी में हम ऋकार का परिवर्तन आ ई उ और ए के रूप में देखते हैं। ए उसको हम देखें जो है ए और ओ ध्वनि ह्रस्व तथा दीर्घ दोनों है। प्राकृत भाषा में संयुक्त व्यंजन से पूर्व स्थित होने पर ए और ओ ध्वनियां जो है उच्चारण लाघव के कारण वो ह्रस्व कहलाती हैं। संयोगे पूर्वे ह्रस्व, आचार्य हेमचंद्र के अनुसार इन्होंने उनका व्याकरणिक नियम बांधा है, व्याकरणों में उनको बद्ध किया है। तो ये जो है ए और औ ध्वनियां यहाँ ए ओ केवल दीर्घ न हो करके ह्रस्व के रूप में भी छत्तीसगढ़ी में हमें प्राप्त होता है। उदाहरण ए बेल बेर, ज्योति ज्योत, ओ वहन बोहना, रोगग्रस्त रोगहा, गोष्ठी गोठियाना, लोक लोग, पोषण पोषना, एक एक, क्षेत्र क्षेत्र खेत। ये कुछ उदाहरण हैं, घोटक घोड़वा इत्यादि ये ए और ओ के उदाहरण हैं। संस्कृत का ऐ तथा औ प्राकृत में क्रमशः अय तथा अव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्धमागधी में ऐ और औ क्रमशः ए और ओ के रूप में परिवर्तित होते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में संस्कृत के ए और औ का विकास दो रूपों में प्राप्त होता है। ऐ अक्षर अय तथा अय दोनों रूपों में विकसित हुआ है। इसी प्रकार औ अवो तथा अव दोनों रूपों में विकसित हुआ है। इनके कुछ उदाहरण हम आगे देखेंगे। जैसे संस्कृत में सैंधव शब्द है, अर्धमागधी में उसका उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु छत्तीसगढ़ी में हम जैसे उसको सेंधा बोलते हैं। तैल शब्द है, तेल, ये अर्धमागधी और छत्तीसगढ़ी में। गैरिक गैरिक शब्द मिलता है, गेरुआ छत्तीसगढ़ी में है। चैत्र चेत, चैत ऐ के रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ी में। कैलाश वैद्य का वैध, कैलाश कैलाश या कैलाश दोनों प्रकार से प्राप्त होता है। गौरस को गोरस बोलते हैं। औषध ओसों या ओखद, द्वौ दो, सौभाग्य सोहग सोहाग, यौवन जोबन जोवन, पौत्र पोता, मौक्तिक मोतीय मोती और चौर का चोर। सौरभ शब्द जैसे कि मैंने बताया था कि औ का औ के रूप में भी प्राप्त होता है, तो सौरभ ये स है, सौरभ अक्षर है, यहाँ पे स है। तो औ वर्ण औ के रूप में भी छत्तीसगढ़ी में प्राप्त होता है। इसके बाद अनुनाद अनुस्वार और अनुनासिक का देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक दोनों, सानुनासिक निरनुनासिक दोनों प्राप्त होते हैं जो स्वर हैं। कुछ आचार्यों का मानना है जिन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण के ऊपर काम किया है, उनके अनुसार जो
अनुनासिक या अनुस्वार वर्ण हैं वो प्राकृत शब्दों के अंत में आने वाले न और म सर्वत्र जो है अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्धमागधी में अनुस्वार को व्यंजन के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ी में हालांकि इसका विभाजन प्राप्त नहीं होता है, वर्गीकरण नहीं प्राप्त होता है, परंतु जनरली व्यंजन के रूप में इसको माना जाता है। और संस्कृत में य और ण भी छत्तीसगढ़ी में अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में अनुस्वार का प्रयोग प्रायः शब्दों के प्रारंभ तथा मध्य में होते हैं। शब्द के अंत में अनुस्वार का प्रयोग प्रायः अत्यल्प है। अनुनासिक का देखें तो हमें जो है इसका प्रयोग प्राप्त होता है, तो स्वर सानुनासिक और निरनुनासिक दोनों होते हैं। उदाहरण में देखें तो ऊंच शब्द प्राप्त होता है, सांस का प्रयोग हम करते हैं, हाँ शब्द है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ी में प्राप्त होते हैं। इसके बाद न, म, ल, र और विसर्ग का जो विश्लेषण है उसको देख लेते हैं। न ये मूल रूप से कृष्ण शब्द में हम देखेंगे तो श और ण जो है ये न और ह में परिवर्तित हो जाता है। कृष्ण, कान्हा, कन्हार। अर्धमागधी में कर्ण बोलते हैं इसको, कर्ण। इसके बाद म कुष्मांड शब्द है संस्कृत का, जिसको कोहड़ा बोला जाता है। म शब्द जृंभ शब्द है, म और भ से विकसित शब्द है। जृंभा, जम्हासी, कुंभकार, कुम्हार और तुम्हार। तो ये जो है डॉक्टर सुकुमार सेन के अनुसार प्राकृत ढ, म्ह, ढ़ तथा मह ध्वनियां नासिक के महाप्राण ध्वनियां नहीं है, अपितु ये संयुक्त ध्वनियां हैं। ये सुकुमार सेन का मानना है, जबकि छत्तीसगढ़ी में इनको पृथक वर्ण के रूप में माना जाता है। ल ध्वनियों को देखें तो चूल्हा शब्द मिलता है, खाले, ये खाल्हे है, खाल्हे। कोल्हिया शब्द है। र का हम उदाहरण देखते हैं तो गिरहा, किरहा एक प्रकार का जो है गाली है ये, और गिरहा मन ग्रह, दशा से संबंधित ये शब्द है, तो इनका प्रयोग हमें मिलता है। और विसर्गों का प्रयोग हम देखेंगे तो विसर्गों का प्रयोग पाणिनि शिक्षा में विसर्ग का प्रयोग 8 प्रकार से माना गया है। ओ भावश्च, विवृत्तिश्च, सशशार एव च, जिह्वा मूलम उपधमा च, गतिरष्ट विधोष्मा। तो छत्तीसगढ़ी में जो है प्राकृत भाषाओं में विसर्ग का प्रयोग नहीं, उसका परिवर्तित रूप जो है मिलता है। छत्तीसगढ़ी के वर्णमाला में भी इसका जो है गणना नहीं है, परंतु ये जो है परिवर्तित रूप में हमको ये देखने को मिलता है। विसर्ग का उदाहरण हम देखते हैं। हर और ह, ये जो है एकर, ओकर, एहर, ओहर, इस प्रकार के जो है शब्द हमको मिलते हैं। विसर्ग में जैसे रोगग्रस्त शब्द है, रोगग्रस्त, रोगहा, एषः, एहर, सह, ओहर, दुर्लभः, दुल्हा। तो ये जो है दुर्लभ शब्द से दुल्हा बना है। सह विसर्ग हम देखेंगे कि सह का अर्थ वह होता है संस्कृत में, एषः का अर्थ एहर होता है, एषः का अर्थ यह होता है। तो संस्कृत से छत्तीसगढ़ी में जो परिवर्तन है उसको हम देखेंगे तो जो विसर्ग है या श है उसका यहाँ पे एहर या ओहर के रूप में हमको प्राप्त होता है। अर्धमागधी का प्रभाव डॉक्टर सुकुमार सेन के अनुसार संस्कृत पदों के अंत में स्थित विसर्ग के स्थान पर अर्धमागधी में ए अथवा ओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नमः का नमो, पुत्रः का पुत्तो। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ी में भी हम देख सकते हैं, कोदो शब्द में, और को जाने, कह जानाती। तो को जानी ये हम छत्तीसगढ़ी में इसका प्रयोग देखते हैं। तो इस प्रकार वर्णों में व्यापक इसका प्रभाव जो है दिखाई देता है।
इसके बाद हम इसके निष्कर्ष के रूप में देखें तो संस्कृत के एक स्थान पर छत्तीसगढ़ी में ए तथा ऐ दोनों का प्रयोग प्राप्त होता है। ऐ भी प्राप्त होता है, हमने बताया है। औ के स्थान पर ओ, अव और औ का भी प्रयोग प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ी में ए के स्थान पर ए का प्रयोग अर्धमागधी के प्रभाव के कारण है, जो है छत्तीसगढ़ी में जो है अर्धमागधी के प्रभाव परंपरागत रूप से संस्कृत से प्रभावित है। संस्कृत से अर्धमागधी और अर्धमागधी से छत्तीसगढ़ी तक वर्णों का विकास क्रम स्पष्ट रूप से देखा जाता है। री वर्ण का प्रयोग हमने देखा, अ, आ, ई, उ, ए और री में परिवर्तन होता है। संध्याक्षरों में ए, ऐ, ओ, औ का ह्रस्व के रूप में विकास होता है। अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग भी व्यापक रूप में मिलता है। विसर्ग को हम जो है हर ए और ओ में परिवर्तित होता हुआ छत्तीसगढ़ी भाषा में देखते हैं। तो स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर संस्कृत का प्रभाव हमें जो है दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं वर्णों में जो और कुछ विकार प्राप्त होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। वर्ण विकार के संबंध में आचार्य यास्क ने निरुक्त में जो है वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश, वर्णागम और धातु का अर्थांतर में योग इत्यादि कहा है। तो उससे संबंधित जो परिवर्तन छत्तीसगढ़ी में हमें में अलाबुह शब्द है संस्कृत में, जो लाउ या लाउ बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। उपानह, पनही, तो अलाबु में अ का आदि लोप दिखता है यहाँ पे। उपानह, पनही, उ आदि स्वर का लोप। अभ्यंतर, भीतर, अपूप, पुआ, अहंकार, हकार। मध्य स्वर लोप में श्रृंखला, सकरी, सुंदर, सुन्नर। अंत्य स्वर लोप में उपरी, ऊपर, ई का लोप हो गया। जप, जप, अकारांत जो है हलंत्य हो गया। तप, तप, दुख, दुख, सुख, सुख। आदि व्यंजन लोप में देखेंगे स्थालिका तो केवल थारी, थारी बचा हुआ है। स्कंध का खांध, शमशान का मसान, स्थान का ठान। मध्य व्यंजन लोप में देखते हैं तो रात्रि का रात, पंक्ति का पात, ध्वजा का ध्वजा। अंत्य व्यंजन लोप में हम देखते हैं कुटुंब, कुटुंब, रहस्य का रहस्य, भक्ष का भक्ष। तो ये परिवर्तन हमें स्वर लोप, व्यंजन लोप, अक्षर लोप आदि में दिखते हैं। समीकरण विसमीकरण में भी हम देख सकते हैं जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से। चक्र का चक्का, इसमें र वर्ण को जो है पुरोगामी समीकरण के कारण अपने सदृश क वर्ण र को अपने सदृश बना लेने के कारण चक्र का चक्का हो जाता है। पक्क का पक्का और शून्य का शून्य। पश्चगामी समीकरण में बाद वाला जो वर्ण है, कोई ध्वनि पूर्ववर्ती ध्वनि को जब अपने सदृश बना लेती है, बाद वाला वर्ण को अपने सदृश बना लेती है, तो वो जो है पश्चगामी समीकरण कहलाता है। शर्करा, शक्कर, पूर्णिमा, पुन्नी और जीर्ण का जुन्ना। विषमीकरण में जब दो समान ध्वनियां जो है, ध्वनियों में से एक ध्वनि विषम रूप धारण कर लेती है तो विषमीकरण कहा जाता है। कंकण का कंगन, काक का कौवा, गुरु का गुरु, गरु भारी अर्थ में जो है छत्तीसगढ़ी में प्रयोग किया जाता है। षष्ठी का छठी, यहाँ मूर्धन्य श को ठ के रूप में परिवर्तित होते हम देखते हैं। आदि आगम, स्वर आगम, आदि स्वर आगम, द्वार, जब किसी शब्द के आदि में स्वर का आगम हो जाता है। द्वार, द्वार, गथ, गीस, अग्र, आगु, ऊ का आगम हो गया है। अर्ध, आधा, अष्ट, आठ, कृष्ण, किसना। मध्य स्वर आगम में रतन, रत्न का रतन हो गया है, त में अस्वर आ गया है। भक्त, भगत, प्रीत, पिरत, पिरैत, पिरित, यत्न, जतन, धर्म, धर्म, कर्म, कर्म। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं।
अंत्य स्वरागम में पत्र का पतई बोलते हैं, भातृ का भाई, ग्राम का गवई, जामात्री जवई, सुख स्वा, ननांद्री नंदोई, तो इत्यादि बहुत सारे वर्ण हमको परिवर्तन दिखते हैं। व्यंजन आगम में भी ये बहुत सारे उदाहरण है। ओष्ठ, ओठ व्यंजन का आगम हो गया है। अस्थि, हड्डी, उल्लास, हुलास, वत्सर, वत्सर, लांगल, नांगर। अंत्य व्यंजनागम भित्ति, भिथि, रात्रि, रतिया। सुंदर का सुंदर, वानर का बेंद्रा, दुर्बल का दुब्बर, सुघट का सुघर, समुद्र का समुंदर, तो इत्यादि वर्ण जो है हमें देखने को मिलते हैं परिवर्तन के रूप में। इसके बाद वर्ण विपर्य में देखते हैं। जो वर्ण विपर्य होते हैं, अत्याचार शब्द है, विपर्य का अर्थ उल्टा हो जाता है। तो वर्ण विपर्य में अत्याचार में अत्याचार शब्द का प्रयोग मिलता है। पुरोहित, उपरोहित, स्नान, नहान, नहाने जाना, नहान बोलते हैं। भूमि, भूइयां, ई जो है पहले आ गया है। क्षति, खैता, महाप्राणीकरण, गृह, घर, स्थान, ठान, सर्व, सब। पुष्प, फूल, करपर, खप्पर, कील, खीला, पुष्कर, पोखर, यष्टि, लूठी, लौठी, ये लौठी है। शुष्क, सूखा, विकृत, विकट, महाप्राणीकरण, त का ट हो गया है। दुर्भ, अल्प प्राणीकरण भी प्राप्त होता है। दर्भ शब्द है, दुब के लिए आता है, तो भ का ब महाप्राण वर्ण अल्प प्राण के रूप में हो गया है। घोषीकरण, अघोषीकरण, अघोष वर्ण, क वर्ण अघोष है, उसको घोष वर्ण हो गया है। साक, साग। कंकण का कंगन, शकट, सगड़, प्रकट, परगट, भक्त, भगत, लोक, लोग। अघोषीकरण में बहिनी हो जाता है, भगिनी का, भवती, होथे, दुर्लभ, दुल्हा, दधि का दही। अनुनासिकीकरण में हम देखेंगे तो सर्प का सांप, अक्षी का आंख, इष्ट का ईंट, उष्ट्र ऊंट, कमल कंवर, चत्वर चमरा, चौरा, सॉरी ये चौरा है, और धवल का धारा इत्यादि वर्ण परिवर्तित होते हैं। इसके पश्चात हम निष्कर्ष रूप में देखें तो ये जो है ध्वनियाँ 63-64 से 42 वर्ण रह जाते हैं। संस्कृत में प्रत्यक्ष रूप में जो है 34 वर्णों का प्रयोग होता है। इसके अलावा अर्धमागधी से प्रभावित होकर के ए और ओ जो ह्रस्व स्वर है उनका प्रयोग होता है। और जो ध्वनियों का जो ह्रास हमें को देखने को मिलता है, री, री, लृ, लृ स्वर ध्वनियाँ, इनका ह्रास हमें देखने को मिलता है। ये छत्तीसगढ़ी में प्राप्त नहीं होते हैं। और कुछ ध्वनियों का, नए ध्वनियों का जो संयुक्त वर्ण होते हैं छत्तीसगढ़ी में, संस्कृत में संयुक्त वर्ण होते हैं, वो छत्तीसगढ़ी में वो मूल वर्ण के रूप में उनको माना जाता है। तो इस प्रकार ये जो है छत्तीसगढ़ी ध्वनियों का हमने परिवर्तन देखा। किस प्रकार से संस्कृत से लेकर के वैदिक कालीन संस्कृत से लेकर के अर्धमागधी भाषा जो मध्यकालीन आर्य भाषा है, वहाँ किस प्रकार से वर्णों का जो है परिवर्तन होता है, और वहाँ से छत्तीसगढ़ी में किस प्रकार से हम वर्णों में परिवर्तन के रूप में विकास और ह्रास हम देखते हैं। तो इस प्रकार हम ये केवल मैंने ये वर्णों को लेकर के जो छत्तीसगढ़ी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है उसको मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने का मैंने प्रयत्न किया है। इसमें जो प्रेजेंटेशन है पीपीटी, इसमें समयाभाव के कारण मैंने कहीं कहीं गलती भी रह गया है, तो इस हेतु मुझे क्षमा करने का कष्ट करेंगे। मैं हालांकि अभी तो बहुत सारे जो प्रेजेंटेशन इसमें शेष हैं, कृदंत का है, तो मुझे लगता है कि यदि समय हो आपकी अनुमति तो मैं प्रस्तुत करूं, अन्यथा मेरी पीपीटी बहुत बड़ी है। तो मैंने यहाँ आपके समक्ष जो वर्ण है छत्तीसगढ़ी वर्णों का प्रभाव
उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। पदों का भी है और भी बहुत सारा विषय था, परंतु सभी को अत्यल्प समय में प्रस्तुत करना जो है संभव नहीं है। तो मैंने केवल कुछ वर्णों का परिवर्तन और प्रभाव छत्तीसगढ़ी भाषा में जो हमें दिखाई देता है उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, अन्यथा मेरी तरफ से इतना ही है। जी नमस्कार। अब बहुत जी ही उत्तम है आपका। और एक सामान्य सा मेरी एक जिज्ञासा है कि जी अगर जी हम छत्तीसगढ़ी भाषा को सीधा सीधा, आपने जो अभी जो पक्ष रखा है ये वर्णगत स्वरगत जो भी विचार अनुनासिक उसके आधार पर आपने किया है, तो हम क्या इसको सीधा सीधा वाक्यगत छत्तीसगढ़ी भाषा को सीधा संस्कृत साहित्य में जो क्या प्रभाव पड़ा है और क्या प्रभाव है, जैसे कि हम पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के साहित्य को कुछ अंश को, जहाँ तक मैं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन ऐसा सुना हूँ, तो क्या उस पर इसका स्पष्ट, ये क्योंकि ये तो वर्णगत हुआ, हम वाक्यगत और सीधा सीधा उसके भाषागत पक्ष को अगर देखें उस पर क्या हो सकता है, थोड़ा सा अगर आप बता सकेंगे। जी जी। देखिए, ये तो केवल मैंने वर्णों के पक्ष को रखा है। मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा पर संस्कृत के प्रभाव को लेकर के एक काम किया है, जो कि ICSSR न्यू दिल्ली से मुझे प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ था। तो 2 साल पहले मैंने इस पर काम किया था। तो उसमें 1 साल का जो कार्य था उसमें वर्ण, पद और समास आदि के संबंध में और कुछ मामलों में वाक्य के संबंध में कुछ मैंने काम किया है। तो हमें जो प्रभाव है वो वर्ण में है तो पद में भी होगा, और पद में है तो पद से ही वाक्य बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वाक्य में जो प्रभाव है वो पद के माध्यम से होगा, क्योंकि पद से ही वाक्य बनते हैं। तो पदों में हमें जो विभक्तियां होती हैं वो किस तरीके से उसमें परिवर्तन आता है, जो कारक में हम देखेंगे वहां विभक्ति किस तरीके से बनती है और उसमें किस तरीके से वर्णों का परिवर्तन आता है, तो वो पद में भी परिवर्तन है और पदों से ही वाक्य। हालांकि छत्तीसगढ़ी में जो है हम एकदम डायरेक्ट संस्कृत से हम उसका संबंध की एकदम छत्तीसगढ़ी जो है संस्कृत से सीधा निकल गया ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि संस्कृत जो छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास है वो संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से पहले तो लौकिक संस्कृत में आया, उसके बाद लौकिक संस्कृत से मध्यकालीन जितने भी आर्य भाषाएं हैं, अर्धमागधी जो प्राकृत भाषाएं अर्धमागधी, मागधी इत्यादि हैं, उनसे जो है इसका विकास हुआ है। फिर उसमें हिंदी भाषा भी आती है। हमारी छत्तीसगढ़ी तो जो है पूर्वी हिंदी से विकसित हुआ है। तो इस क्रम में विकास की एक लंबी परंपरा है। तो इस परंपरा में हम यदि डायरेक्ट संस्कृत के प्रत्ययों को, जैसे पदों में जो है हम जाएंगे, कृदंत है, तद्धितांत है, उन पर भी मैंने काम किया है। तो वहां प्रत्ययों पर भी प्रभाव है, लेकिन वह प्रभाव ना डायरेक्ट संस्कृत से ना हो करके हिंदी, उससे पहले अर्धमागधी आदि को लेकर के वो प्रभाव हमको दिखाई देता है। तो प्रभाव तो है, कहीं ना कहीं प्रभाव है, और हमको हमें उसका जो स्रोत है, उसका जो क्रम है, उसकी जो प्रक्रिया है वो किस रूप में हुई है उस पर हमको जाना है। डायरेक्ट हम संस्कृत से प्रत्यय जो है लेकर के छत्तीसगढ़ी में ये जो है परिवर्तन हो गया है ऐसे नहीं कह सकते। इस बीच में जो मध्यगत जो भाषाएं हैं, मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं, उनमें प्रभाव पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ी में हमको देखना पड़ेगा, तब जो है वो स्पष्ट हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि प्राकृत भाषाओं का व्याकरण है, इसके लिए हमें छत्तीसगढ़ी
भाषा पर अच्छे से कार्य करने के लिए या इसके मूल तक जाने के लिए जो विकास है या परिवर्तन है या ह्रास है जो भी है, तो इससे पहले हमको अर्धमागधी आदि जो मध्यकालीन आर्य भाषा है इनका अध्ययन करना पड़ेगा। उसके माध्यम से हम जो है इसमें कहीं न कहीं एक लिंक एक वो ढूँढ सकते हैं। हाँ, प्रधान जी ये जो थस प्रत्यय है सिप थस थ, तो ये थस प्रत्यय तो मूल रूप से छत्तीसगढ़ी में लिया गया है काकर थस। हाँ, जी, जी। तो और जी, इसके जी। अलावा जो कृदंत हाँ, का एक आध कोई उदाहरण? बहुत सारे जी मैडम, इसका भी मैंने जो है वो देखा है, जो हम पठती पठता पठन्ति पठसी पठता यहाँ थस प्रत्यय आता है वहाँ, तो छत्तीसगढ़ी में हम ते कहाँ जाथस इत्यादि हम वाक्य देखते हैं, तो वहाँ सीधा जो है हमको थस प्रत्यय दिखाई दे रहा है। कुछ प्रत्यय हैं जो हमको ऐसा लगता है कि भाई डायरेक्ट जो है संस्कृत से है और संभावित है भी हो सकते हैं कुछ, ऐसा नकारा नहीं जा सकता है कि जो है डायरेक्ट संस्कृत से नहीं है। कुछ प्रत्यय छन करके आ गए होंगे, लेकिन अधिकांश हम प्रत्यय देखते हैं तो वो जो है विकास क्रम है, उस विकास क्रम की परंपरा में छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास हुआ है। तो वहाँ से हम जो है उसका स्रोत ढूंढेंगे, तो स्रोत ढूंढते हुए मध्यकालीन आर्य भाषाओं के द्वारा हम संस्कृत तक हम पहुँच पाएंगे। तो जो उसका स्पष्टीकरण है वो और स्पष्ट रूप से हम उसको सामने रख सकते हैं। जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। और भी महानुभाव प्रश्न? नमस्कार प्रधान जी। जी, नमस्कार, नमस्कार। इसमें जो हमारा शीर्षक है छत्तीसगढ़ी भाषा में संस्कृत का प्रभाव, ऐसे कह देने से संस्कृत जो है एक विस्तृत क्षेत्र है। जी, बिल्कुल। ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं, उसमें पूछना हाँ, नहीं कुछ। संस्कृत कहने से पूरा क्षेत्र आ जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जैसे हाँ, या हम कौन सा क्षेत्र ले रहे हैं, जैसे व्याकरण आप जितने बताए हैं वो सभी व्याकरण सम्मत, क्योंकि पद पदार्थ का यहाँ पर पदों का वर्णों का हो रहा है, तो इसको हम लोग व्याकरण संस्कृत व्याकरण में ऐसा भी शायद करें तो सीमांकन हो जाएगा उसका। बस इतना ही है जितना आप हाँ, बता रहे। देखिए मैंने जो है ना ये देखिए विषय मैंने एक सामान्य विषय लिया है। हाँ हाँ हाँ, इसको तो मैंने संकुचित नहीं किया। मैं वर्ण वर्ण के रूप में अभी दिखा सकता था कि छत्तीसगढ़ी वर्णों पर संस्कृत के वर्णों का प्रभाव, ऐसा हाँ भी हाँ मैं लिख सकता था। हाँ, लेकिन मुझे वो एक जनरलाइज सामान्य रूप में मुझे दिखाना था। और क्योंकि ये जो हाँ, अभी जो आचार्य मनीष जी जो कह रहे थे ना कि आप वाक्यों को ऐसे करके, तो वो जो वाक्य और पद्य आदि हैं, क्या बोलते हैं, पद्य है, वो सब साहित्य के क्षेत्र में चला जाता है। बहुत जी, अच्छा जी। है, लेकिन आपने बहुत सुंदर किया है। जैसे और मैम भी कह रही थी कि हम अर्धमागधी को भी मध्य में कर सकते हैं, क्योंकि अर्धमागधी से ही छत्तीसगढ़ी भाषा आई हुई है। तो सीधा सीधा भी बहुत सारे पद जो हैं आ जा रहे हैं। जैसे जी, आपने जी, ही जी, जी। उदाहरण दिया था धवल। धवल शब्द का अर्थ जैसे श्वेत है, सफेद। हुँ। अ, तो हम लोग गांव में जब किसान वो करता है तो वो धौरा बैलल बांध दे रहे, धौरा बैलला, तो हाँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल। सफेद के लिए उसका वही है, धौरा है। वही है, वही है, वही है, वही है। मिस्टेक हो गया है, धारा ऐसा लिख दिए हैं, उसको धौ औ की मात्रा होगी संभवतः। हाँ, हाँ, ये कई कई जगह जो है मेरे पीपीटी में वर्णों का जो है अच्छा, छूटा एक हुआ है। एक जिज्ञासा वो मैं सुधार नहीं पाया, वो एक मेरे बात और संज्ञान में है। कहनी थी। लेकिन आपने बहुत अच्छा श्रम किया है। अच्छा, इसमें हीरालाल जी का वो व्याकरण भी है, मैं ऐसे सुना हूँ, पढ़ नहीं पाया हूँ छत्तीसगढ़ी हाँ, में। है ना, है ना, है, हीरालाल जी का है। फ्रेंड्स के रूप में आप लिए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता।
लेकिन उसको भी पढ़ना चाहिए। हाँ, मेरी उसको भी अच्छा। मैंने पढ़ा है। उसमें जो भी अब जैसे नरेंद्र वर्मा जी हैं, भालचंद्र राव तैलंग जी हैं, और अपने हीरालाल जी हैं, और भी मैंने प्राकृत भाषाओं का बहुत सारे मेरे जो है जितना मैंने प्रयास किया है, कोशिश किया है कि बहुत सारे विद्वानों के इसमें रेफरेंस आ जाए। और विषय जो है बहुत बड़ा हो जाता है यदि मैं सारा डिटेल लिखता, तो इसलिए बहुत सारी चीजें मैं दिखा भी नहीं पाया हूँ। उसके लिए ज्यादा समय नहीं, चाहिए होता है। तो मैं एक हाँ। आपके सामने जी, एक जी। आपके सामने जो है एक समझ लीजिए कि ये एक ट्रेलर है, समझ लीजिए, छोटी सी एक पिक्चर जी है। जी। और अ, ये आदरणीय एक जो मैंने बात। इसके ऊपर काम किया है बहुत डिटेल है, तो उसमें से मैंने प्रयास किया कि कुछ चीजों को जो है तो यहाँ पे दे दूं। मैंने लगभग 180 या 200 पेज का इस पर प्रोजेक्ट लिखा है। तो सारी डिटेल तो यहाँ बता नहीं सकता, और पीपीटी में अब कितना आ पाएगा, तो फिर भी मैंने प्रयास किया है कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है यहाँ पर आ जाए। मैंने मु- प्रयास किया है, और अर्धमागधी को भी इसीलिए शामिल किया है क्योंकि संस्कृत छत्तीसगढ़ी भाषा पर हम संस्कृत का प्रभाव देखेंगे तो हम बीच की जो कड़ी है, मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो हैं, प्राकृत है, जितनी भाषाएं अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री, या हिंदी में देखेंगे तो पूर्वी हिंदी की जितने बघेली इत्यादि जो भाषाएं हैं, ये बुंदेली, बघेली, और ये छत्तीसगढ़ी, इन सबको जो है हमको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। केवल एक मतलब भाषा को लेकर के, या केवल दो भाषाओं को लेकर के हम संस्कृत और छत्तीसगढ़ी को ही ले लेंगे, बाकी भाषाओं को, मध्यकालीन आर्य भाषाओं को नहीं देखेंगे, तो हम इसके विकास क्रम या विकास परंपरा को हम नहीं समझ पाएंगे। और गहराई से हम यदि हम ढूंढते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्दों को देखते हैं, तो इसमें साफ साफ संस्कृत का प्रभाव जो है अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी के क्रम से दिखाई देता है। जैसे तत्सम, जैसे का तैसा हमें संस्कृत से छत्तीसगढ़ी में प्रयोग में प्राप्त होता है। तद्भव शब्द है, उससे निकले हुए शब्द हैं। जैसे आगी शब्द है, आगी शब्द है, अग्नि का आगी बन गया, ये तद्भव शब्द है, उससे निकला हुआ। कुछ देशज शब्द हैं, कुछ विदेशी शब्द भी हैं। तो विदेशी शब्दों को मैंने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि उनका जो है उसमें कोई संस्कृत से प्रभाव वहाँ पे ढूंढना जो है उचित नहीं है। तो मैंने केवल तत्सम, तद्भव और देशज में भी कई बार जो है प्राप्त नहीं होता है, हो सकता है संयोग से कहीं मिल भी जाए। तो हमें जो भी वर्ण शब्द जो है, वर्ण और शब्द या वाक्य हमें छत्तीसगढ़ी में कहीं प्रयोग में दिखाई दे रहे हैं, तो उनका स्रोत हमको इन्हीं क्रम में ही ढूंढना पड़ेगा। जी। और एक बात और है, मतलब छत्तीसगढ़ी की अच्छा अगर स्वरूप देखना है तो सुंदरलाल शर्मा जी जो लिखे हैं छत्तीसगढ़ी में पद्यों की, जो उन्होंने रचना की हैं, वो जी। भी बहुत अच्छा उदाहरण हो जाएगा यदि हम साहित्यिक क्षेत्र में या वाक्यों के प्रभाव को देखेंगे। तो वो उन्होंने भी नहीं बहुत नहीं, अच्छा। बिल्कुल काम तो अब देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा क्या है अभी, हमारी भाषा न तो संविधान के 8वीं सूची में शामिल है, अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। 22वीं में, एक जी, बाईस इसलिए मैं इसलिए सूची में थोड़ा अभी कुछ शामिल बोलना नहीं चाह है। रहा था, 2 मिनट पूछना जी। चाह रहा था कि क्या हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण पूरी तरह से तैयार है? मैं हाँ, जिज्ञासावशात पूछना चाह रहा हूँ, मुझे आप जानकारी नहीं है। आप आपने, है। हाँ, ए, छत्तीसगढ़ी व्याकरण ना, देखिए सर, छत्तीसगढ़ी व्याकरण बहुत सारे छत्तीसगढ़ के विद्वानों ने कार्य किया है, जैसे कि मैंने नरेंद्र कुमार वर्मा जी का बताया, हाँ, और भालचंद्र राव तैलंग हैं, शंकर शेष हैं। ये प्रमुख विद्वान हैं 3 जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण के ऊपर, और अभी वर्तमान में जो है विनय पाठक जी हैं, शायद वो भी कुछ कार्य किए हैं। तो बहुत से विद्वानों ने कार्य किया है, लेकिन मैं जो है मैंने देखा, यदि उनमें संस्कृत की दृष्टि तो है इन कार्यों में, मैंने देखा, परंतु
उतनी गहराई से नहीं है। तो मैंने सोचा कि छत्तीसगढ़ी अभी विकसित हो रही है, अभी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन इसका जैसे-जैसे इसकी भाषाई समृद्धता बढ़ेगी, भाषाई समृद्धि बढ़ेगी, नहीं तो जी। वैसे-वैसे इसमें नए-नए रिसर्च होने चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने सोचा कि भई इसका संस्कृत से ना कुछ स्रोत ढूँढा जाए, कुछ इसको सामने लाया जाए और इसका जो एक मानक स्वरूप हो, संस्कृत से निकल करके, क्योंकि मूल सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, तो हमें उनसे इसको परिष्कृत करना है, परिमार्जित, तब वो जो है पूरी सुदृढ़ होगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो इसी बात को लेकर के मैं कार्य कर रहा हूँ। हालाँकि अच्छा, मैं जो है प्रधान छत्तीसगढ़ एक का हूँ, जानकारी महासमुंद जिले से हूँ, परंतु मैं जी, मूल रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं बोलता हूँ। छत्तीसगढ़ियों के बीच में रहता हूँ, मेरे गाँव में भी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, परंतु मैं खुद छत्तीसगढ़ी गढ़ी मेरा जो है मातृभाषा नहीं है। तो फिर भी मैं कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ियों गढ़ियों के बीच में रहता हूँ, गाँव में भी रहता हूँ, तो सब छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, सब परिचित है, ऐसा नहीं है। सब भले बोलना नहीं आता हो, लेकिन समझ तो सारे ही जाते हैं वाक्य को सब। तो फिर भी मैं जो इसमें कार्य कर रहा हूँ और अभी मैंने एक और प्रोजेक्ट लिया है और उसमें केवल वर्णों और ध्वनियों को लेकर के। मैंने देखा कि आईसीएसएसआर का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा था और उसमें समय सीमा थी, 1 साल के अंदर कार्य करना है, तो वैसा कार्य नहीं हो पाता जैसा आप सोचते हैं। तो स्वतंत्र रूप से यदि करते हैं तो इसमें समय अपेक्षित होता है। बहुत सारे जगह जा कर के लोगों से मिलना, विद्वानों से मिलना, गाँव-गाँव में जाना, अ तब वहाँ वो वैसा परिश्रम करने के बाद जो आपके पास शब्द राशि इकट्ठी होगा, वैसा कार्य। तो अभी तो शुरुआत है, आगे मैं इस विषय पर कार्य कर रहा हूँ और इसमें आप सभी लोगों का जो है सहयोग रहेगा, ऐसी आशा है। जी, जी। प्रधान जी एक जानकारी मुझे चाहिए, शायद हो सकता है संस्कृत विद्या मंडलम ने किसी समय शायद छत्तीसगढ़ी संस्कृत कोश का निर्माण किया था। सुरेश शर्मा जी, आचार्य जी। सुरेश शर्मा जी जब थे, तो जी, क्या जी, ये जी। है ना छत्तीसगढ़ी संस्कृत कोश, ऐसा कुछ बना जी। हुआ है क्या? अगर जी, जी, जी। आपने बताया था, तो मैं हाँ, उस टाइम तो मिल नहीं पाया उनसे, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था, परंतु मैं स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा हूँ इसके ऊपर। छत्तीसगढ़ी और संस्कृत भाषाओं का जो संबंध है, इसको लेकर के मैं कई खंडों में कार्य करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। मेरा अभी वर्णों ध्वनियों के ऊपर कार्य चल रहा है। इसके बाद पदों के ऊपर और समास, पद है, समास है, इसको अलग-अलग भी देखा जा सकता है, एक रूप में भी देखा जा सकता है। फिर वाक्य हैं, उसके मूल में जो कारक है, कारक और विभक्ति है, उनके मूल को ढूँढना पड़ेगा, उनके संबंधों को देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी और संस्कृत में कैसे वाक्य बनता कैसे है, क्योंकि संस्कृत माने संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति है इसकी, और हिंदी की जो है प्रवृत्ति है वो विश्लेषणात्मक है, माने वियोगात्मक है। संयोगात्मक और वियोगात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो संस्कृत माने सह पठति, वह पढ़ता है, या सह ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है, या मेरे द्वारा मया गृहम गम्यते, ऐसे करते हैं। तो इसमें क्या है कि विभक्ति जो है धातु के साथ जुड़ा हुआ होता है, परंतु हिंदी में हम देखते हैं तो वो जो विभक्ति है वो मूल धातु से अलग हो जाती है, वो वियुक्त हो जाता है, वियोग हो जाता है उसका। उसमें वहां द्वारा शब्द जो है अलग से उसको तृतीया विभक्ति को दर्शाने के लिए, उसके अर्थ को जो दर्शाने के लिए अलग से प्रयोग करते हैं। संस्कृत में जुड़ा हुआ होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है, उन सभी चीजों को हमें देखना पड़ेगा जो वाक्य का विश्लेषण करेंगे। तो इस पर भी कार्य चल रहा है, परंतु ये समयापेक्षित कार्य है, बड़ा कार्य है। तो शुरुआती स्थिति में जो है जी, अभी समझ रहे हैं जी। और आपका कार्य कर रहे हैं कार्य इस पे। बहुत ही उत्तम है, आदरणीय, और निश्चित रूप से बहुत उपादेय है सबके लिए। लेकिन जी, अंततोगत्वा मुझे ऐसा लगता है,
और सभी लोग हैं यहाँ पर। हमारी जो छत्तीसगढ़ी बोली के रूप में अभी कह रहे हैं और हम भाषा भी बोल रहे हैं, तो हमें छत्तीसगढ़ में राजकीय भाषा आयोग भी है हमारे यहाँ। जी, लेकिन जी, जी। आप देखेंगे कि हमारा जितना भी कार्य हो, चाहे जितने भी विद्वान लोगों ने जो अभी तक कर दिया है, जो भी है, लेकिन वो समाज के सामने पुरस्तात नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि जब हम कोई अस्माकं श्रेष्ठाः संरक्षकाः डॉक्टर महेश चंद्र शर्मवर्याः अत्र सन्ति, तान् अहम् अनुरुन्धे अध्यक्षीय उद्बोधनं स्यात् भवताम्। सम्यक्तया ललित प्रधान महोदयेन स्ववक्तव्यं प्रस्तुतं। ललित प्राधान्य, भाषा विज्ञान प्राधान्य, व्याकरण प्राधान्य, लालित्य प्राधान्य वक्तव्य तेन दत्तम। शोभनम। सम्यक्तया इस विषय में मेरा कहना यह है कि कुछ कुछ इसी तरह का एक प्रोजेक्ट मुझे भी प्राप्त हुआ था भारत शासन की तरफ से। यूजीसी ने ये दिया था, करीब 15-20 साल पहले की बात है। अब ये पुस्तकाकार आ गया है, करीब 200 पृष्ठों में इसकी पुस्तक के रूप में विषय वस्तु है। और उसमें वो सभी बातें आ गई हैं जो मनीष जी कह रहे थे कि हमको छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग और शासन और संस्कृत विद्या मंडलम इन लोगों से भी बात करनी चाहिए। मेरा जो विषय है वो भाषा वैज्ञानिक और व्याकरण दृष्टि से नहीं, बल्कि साहित्य, धर्म, दर्शन, इतिहास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का क्या योगदान होना चाहिए, इसको लेकर एक ये तैयार हुआ है। कभी इस पे अपन चर्चा करेंगे। पुस्तक प्रकाशित भी हुई है और इसमें जिन जिन जी, लोगों जी। का, हीरालाल जी का और दूसरे लोगों का उल्लेख किया है, उनका भी बीच बीच में आया है। और एक अच्छा अवसर है। चूंकि समय पर्याप्त हो गया, इसलिए उसमें विस्तार से मैं नहीं कहूँगा, केवल इतना ही कहूँगा कि प्रधान जी ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी भाषा विज्ञान और व्याकरण की दृष्टि से। तो ये उपयोगी है और हम सब मिलकर इसको शासकीय स्तर पे, सामाजिक स्तर पे छत्तीसगढ़ में संस्कृत और छत्तीसगढ़ी विशेष रूप से उसका ये संबद्धता जो संस्कृत के साथ है, उसको हम सबके सामने लाएंगे। इतना ही बस, अब संक्षेप में इतना ही कहूँगा। और बाकी ये है कि आयोजन बहुत बढ़िया, अच्छे ढंग से प्रधान जी ने रखा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से समय की मर्यादा है, इसलिए आप सभी विषयों को अधिकृत करके, अंगीकृत करके अपना सारगर्भित आशीर्वाद, अध्यक्षीय उद्बोधन आपने किया। अब हमारे बीच में उपस्थित हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए दुर्ग जिला संयोजकः श्री हेमंत शर्मा महोदयाः अत्र सन्ति। अधुना धन्यवाद ज्ञापनम् आचरन्तु, अथ च शान्तिमन्त्रेणैव अस्य सभायाः अधुना विसर्जनं भवेदिति। हेमंत शर्मा महोदय। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमः। सभाभ्यः सभापतिभ्यश्चैव च। आज सावन शुक्ल प्रतिपदा एकम तिथि से प्रतिपदा अर्थात एकम तिथि से पूर्णिमा तक चलने वाली संस्कृत महोत्सव हमारे संस्थान की ओर से निरंतर इसमें ज्ञान गंगा प्रवाहित की जा रही है। और इसी क्रम में आज हमारे बीच दिग्विजय महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक राजनांदगांव से मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ललित प्रधान जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में संस्कृत का प्रभाव, वर्णों का प्रभाव या व्याकरणों का जय श्री प्रभाव राधे। जो है और उससे नहीं, अभी कैसे नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ी भाषा में अभी संस्कृत 5 नहीं हो की पाई, मैं चला भी देखा ना सन्निकटकता हुआ। को अपने बड़े ही विस्तार तो फिर मैं, से बताया हाँ, पीपीटी तो के फिर मैं माध्यम से। हो ही नहीं पाया इसके बात से। लिए आपने जो भी यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से हमको
जानकारी दी, हम सभी ने उसका लाभ उठाया। अच्छा, तो मैं भविष्य फोन में लगाता हूँ उनको। हम आपसे और भी इस पर विस्तार से जानकारी या चर्चा के लिए आमंत्रित आपको करेंगे। आज के इस सभा के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा महोदय को भी और मातृकल्पा हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया को मैं और सभी आज के श्रोता एवं हमारे संस्थान के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर ललित प्रधान जी, सहायक प्राध्यापक, दिग्विजय महाविद्यालय को मेरी ओर से और संस्थान की ओर से आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार। आने के लिए आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया वक्ता के रूप में, इसका संस्थान सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद। बहुत नमो बहुत नमः। धन्यवाद आप सभी का। मैं आभारी हूँ कि आपने इतना अच्छा जो है आयोजन किया है। पंचदश दिवसीय 15 दिवस का जो संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित ये जो आपका संस्थान है, बड़ा ही उत्तम कार्य कर रहा है। इस तरह की श्रृंखला प्रतिवर्ष चलते रहना चाहिए। मिलन सम्मेलन इसी के माध्यम से प्रचार प्रसार होता है, चर्चा होता है और कुछ ना कुछ बातें चीजें, कुछ ठोस चीजें निकल करके आती हैं। जब हम कोई कार्य का प्रारंभ ही नहीं करेंगे तो चीजें जो है आगे किस तरीके से बढ़ेंगी। तो इस तरह के कार्यक्रम जो है हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए, संस्कृत के लिए, अन्य जो भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने सुना था कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो हमारे छत्तीसगढ़ी शब्दों को संरक्षित करने के लिए बिजहा कोई कार्यक्रम शुरू किया गया था शायद। अब उसकी क्या स्थिति है, प्रगति है, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें एक अच्छा ये कार्य भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में अब जैसे आधुनिक समय में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो समय के साथ जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी या कृषि में उपयोगी जो आवश्यक चीजें हैं, संसाधन है, वस्तुएं हैं, मशीनरी है, उनका लोप होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम धान है, धान की मिजाई करते हैं तो उससे संबंधित बेलन वगैरह जो भी है उससे संबंधित शब्दावली तो सारे लुप्त हो जाएंगे ना ट्रैक्टर के आने से। तो इस प्रकार सभी क्षेत्रों में जो शब्द हैं जिनका हम दैनिक जीवन में पहले जिन वस्तुओं के माध्यम से, जिन साधनों के माध्यम से कार्य करते थे, अब टेक्नोलॉजी तकनीक के आने के कारण, मशीनरी के आने के कारण संबंधित सारी जो शब्द है, शब्दावली है, वो तो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे शब्दों को संरक्षित करना भी बड़ा आवश्यक है और इसके लिए जो है गांव-गांव, घर-घर जाना पड़ेगा, तभी इस तरह के जो है बिजहा जैसे कार्यक्रम सफल हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी जो है हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के एक शब्द लेकर के एक शब्द था प्रधान जी, एक मेरी जी जिज्ञासा हल बहुत छोटी सी जिज्ञासा है, फिर समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम को, जी विराम जी देते हैं। एक खलु शब्द है, तो निश्चित के लिए जैसे खच्चित ऐसा बोलते हैं संस्कृत में, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से ही साम्यता है। खलु खल्लू, निश्चय, निश्चित ही, हाँ हाँ, तो खल्लू उसमें जो है एक खच्चित, अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द है और इसका हाँ, निश्चयार्थक प्रयोग होता है। अव्यय है अव्यय, जी जी जी। हाँ, ख खला, जैसे हाँ खच्चित हाँ आना ही है, ऐसा ये हाँ हाँ, जी जी जी। खलु शब्द है, खल शब्द है, खले खला भी शब्द आता है, कोठार आदि के लिए आता है, वो भी संस्कृत शब्द है। तो ऐसे हाँ, बहुत सारे शब्द हैं, इनको हमको ढूंढना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। खैर, मैं आप सभी को बहुत संयोजक बहुत महोदय, बहुत अध्यक्ष है, बहुत महोदय, जी, आप सभी जितने भी इस शिक्षा संस्थान के जो पदाधिकारी हैं, इस कार्यक्रम के जो आयोजक संयोजक गण हैं, उन सभी को मैं पुनः बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी, और निश्चित रूप से धन्यवाद करने वाले श्री हेमंत शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
कल के हमारे इस पावन संस्कृत महोत्सव के पंचमी तिथि, कल नाग पंचमी और पंचमी तिथि के पंचम दिवस पर हम लोग स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। तो ठीक शाम को 7 बजे वो प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता का जो विषय है, नाम है, वो मैं आपके सामने बता दूं। प्रतियोगिता जो स्नातकोत्तर छात्रों के लिए होगी वो है प्रश्न मंच प्रतियोगिता है। उसमें सभी छात्र जो है, आपके यहाँ से भी, दिग्विजय कॉलेज से भी, महाविद्यालय से भी छात्र जुड़ेंगे संभवतः। जो जो आवेदन किए हैं उन सभी लोग उपस्थित रहेंगे। शब्द भंडार कोश प्रतियोगिता है कल। तो निश्चित रूप से शब्द भंडार कोश प्रतियोगिता में सभी छात्रों के लिए हमने एक प्रकल्प इस बार रखा है कि नए नए शब्दों का समायोजन हो। तो इस तरह से ये लगातार निरंतर पूर्णिमा तक चलता रहेगा। और आपसे हम एक विशिष्ट व्याख्यान के लिए अभी से आमंत्रित करते हैं, सबकी अनुमति रहेगी तो। महोत्सव के बाद भी हम छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के अलग अलग व्याख्यान माला के रूप में एक आरंभ करेंगे, विचार करेंगे जी और आपसे जरूर, परामर्श लेंगे कि हम भाषा को लेकर के और क्या क्या संस्कृत की उपादेयता सिद्ध कर सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद जरूर, सर, जरूर। आपने अपना अमूल्य समय हमको प्रदान किया। और हम पुनः इस व्याख्यान को श्रवण कर सकते हैं अपने cg.in यूट्यूब चैनल और संस्थान के वेबसाइट में। तो आइए हम एक साथ कल्याण मंत्र के साथ यहीं पर विसर्जन करते हैं और पुनः पधारेंगे 7 बजे। आइए अनम्यूट करिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् भवेत्। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। सभी को नमस्कार, प्रणाम।